गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ना केमिकल इक्विलिब्रियम का एक पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया, दूसरा पार्ट कर रहे हैं। और ये पार्ट जैसे ही करेंगे हम लोग ना इजीली नीट और आईआईटी मेंस तक के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बच्चों मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ इसमें, अगर ये अपने कोई केमिकल रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी, तो इसमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं के। क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का मतलब अभी क्या हो जाएगा, सी की पावर सी डी की पावर डी डिवाइड बाई ए की पावर ए और बी की पावर बी। ठीक है। अगर हम लोग इस रिएक्शन को उल्टा कर दें, अगर हम लोग रिएक्शन को उल्टा रिवर्स कर दें ना, तो मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन क्या आ रही है, सेकंड इक्वेशन है इसका उल्टा सी प्लस डी गिव्स अस ए प्लस बी। तो ये K1 लिख लेते हैं, K2 लिख लेते हैं। तो K2 क्या होगा, अगर अपन इसकी इक्वेशन देखें तो K2 क्या है, सेकंड क्या है माइनस ऑफ फर्स्ट। मतलब जो भी चीज़ हो ना यहाँ पे वो पावर हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा K2 इजकल टू K1 पहले वाले की पावर -1 या 1/K1। ये बता रही समझ। अगर रिएक्शन को उल्टा कर देंगे तो नए वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, अगर पहला K था तो 1/K। अगर बच्चों रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दें, अगर रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दें, लिख दें Na प्लस NB गिव्स अस NCC प्लस NDD। अगर ऐसा हम लोग लिखें तो ये K3 जैसे हम लोगों ने लिख दिया। तो इसमें क्या होगा, अगर इक्वेशन देखते हैं तो इक्वेशन जो थर्ड है वो क्या आ रही है, फर्स्ट के कितने टाइम्स आ रही है, n टाइम्स ऑफ फर्स्ट। जो बच्चों ये होती है ना पावर होती है, ये क्या होती है पावर। पहले वाले की पावर क्या होगी n, पहले वाले की पावर क्या होगी n। तो K3 क्या हो जाएगा K1 की पावर n। ये बता रही समझ। अगर हमारे अब फोर्थ इक्वेशन बनाते हैं, अगर फोर्थ इक्वेशन हम लोग ऐसे बनाएंगे 1/n से मल्टीप्लाई कर दो, 1/n A प्लस 1/n B गिव्स अस, लिखते रहो आप लोग ना साथ साथ में, 1/n C प्लस 1/n D। अगर ऐसा हम लोग लिखें, अगर ऐसा हम लोग लिखें तो भाई जो इक्वेशन फोर्थ है, जो इक्वेशन फोर्थ क्या हो रही, 1/n ऑफ फर्स्ट। मैंने क्या बोला, ये वाली चीज क्या होती है, पावर होती है ना, ये मैंने बताया ना, ये वाली टर्म क्या होती है, पावर होती है। तो ये पावर हो जाएगी किसकी, फर्स्ट की। तो ये अगर हम लोग लिखें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K4, तो K4 क्या हो जाएगा, K1 की पावर 1/n या nth रूट हो गया, क्या होगा, क्योंकि पावर अगर 1/n हो तो nth रूट होता है। तो ये बात आ रही क्या समझ में। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन होते हैं, इससे रिलेटेड क्या होते हैं, काफी क्वेश्चन होते हैं। क्लियर, इसमें किसी को डाउट। हाँ, अगर बच्चों ना अपने पास दो अलग अलग रिएक्शन है, अब मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, अगर फर्स्ट प्लस सेकंड इजकल टू थर्ड है, अगर इसमें करना क्या है, इसकी डेरिवेशन वगैरह नहीं बता रहा हूं, तो K3 मतलब थर्ड वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K1 इंटू K2। मतलब अगर इक्वेशन को ऐड करें तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर इक्वेशन को ऐड करेंगे उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इस पे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं आप लोगों ना, ये थ्योरी थोड़ी सी है, मैं बिल्कुल समझ रहे ना, 5-7 लाइन की मैंने थ्योरी करवाई। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कम से कम इस पे 7-8 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अगर बच्चों ना इक्वेशन मान लेते हैं भी जो थर्ड है वो है 1 - 2 ऐसा कुछ आए, तो K3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, K1/K2। ये बता रही समझ में, ये यूज होंगी काफी। क्लियर होगा। तो अभी मैंने सारी जो चीजें समझाई, मैं उसको समराइज करूं तो क्या बोला, अगर रिएक्शन को उल्टा कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उल्टा हो जाएगा। अगर रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई करें तो नए वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर n हो जाएगी। अगर 1/n से मल्टीप्लाई करें तो K1 की पावर 1/n मतलब nth रूट हो जाएगा। अगर दो इक्वेशन को ऐड करें तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर माइनस करें तो K1/K2 हो जाएगा, तो माइनस वाला डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आई।
तो अब क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बस इतनी थ्योरी थी इसकी ना, करें। अच्छा अब बच्चों ना करना क्या होता है, अब देखते हैं। इसने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आया हुआ है नीट में ना, तो इसने बोला कि कोई इक्विलिब्रियम है जो कि इसने दे रखा है, और 2 बार ये नीट में आया हुआ है, कौन कौन से ईयर में, 2003 और 2007। तो इसने ये पूछा है कि भी देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 बाय ऑक्सीजन गिव NO। तो ये वाली रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, NH3 प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस क्या दे, NO प्लस H2। तो पहला काम है बच्चों इसको बैलेंस करो। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर आंसर सही आ ही नहीं सकता। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो आंसर सही नहीं आ सकता। इसको बैलेंस करते हैं। अगर बच्चों बैलेंस करें तो बैलेंस करो आप लोग। तो कितना होगा 10 5 H2, समझ आ रहे। ये इक्वेशन हम लोग ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये बच्चों फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अगर ऐसे क्वेश्चन करने हो, अगर ऐसे क्वेश्चन करने हो तो हम लोग करेंगे क्या ऐसे, और ये कौन सा होगा, ये इक्वेशन होगी फोर्थ, ये इक्वेशन होगी फोर्थ, तो K4 फोर्थ होगी ना। अच्छा अब हम लोगों को फोर्थ इक्वेशन बनानी है। अगर ऐसा सोल्व करना हो तो अब हम लोगों को क्या देखना होता है, ये ध्यान से सुन लो आप लोग ना, इसमें नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। तो इसमें क्या करना होता है देखते हैं। इस वाले में क्या होता है कि ऐसा कंपोनेंट ढूंढ लो जो एक जगह है, ऐसा कंपोनेंट ढूंढो जो एक जगह है। तो NH3 एक जगह है ना, NH3 क्या है, एक जगह है, समझ रहे हो ना। ऐसा कोई कंपोनेंट ढूंढो जो एक जगह है। तो NH3 क्या है, इसमें एक ही जगह, और तो कहीं है ही नहीं। अच्छा ये किस साइड है, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, इसमें तो राइट साइड है, इसमें तो राइट साइड। तो मैं क्या करूंगा, फोर्थ इक्वेशन बनाऊंगा बाकी सबकी हेल्प से। तो मुझे फोर्थ इक्वेशन बनानी, फर्स्ट का भी इसमें हेल्प लेनी है। तो इसमें तो देखो लेफ्ट साइड है और इसमें राइट साइड है, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट वाला माइनस में होगा, फर्स्ट वाला किस में होगा, माइनस में। तो ये बात आई समझ में, इसमें बताओ कोई डाउट है क्या, फर्स्ट वाला क्या होगा, माइनस में, क्लियर। अच्छा साथ में ना फर्स्ट वाले का माइनस में, यहाँ पे तो इसका कोफिशिएंट है 2, हम लोगों को क्या करना है 4, तो 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, ये ओवरऑल होगा, क्लियर है सबको। अच्छा अब NH3 का काम हो गया ना, NH3 के बारे में हम लोगों को चिंता नहीं करना। फिर NO देखो, NO सिर्फ यहाँ पे है, NO सिर्फ यहाँ पे, इसमें किस साइड है, राइट साइड, इसमें भी राइट साइड, मतलब ये करना पड़ेगा ऐड, ये करना पड़ेगा, सेकेंड वाला क्या करना पड़ेगा ऐड। और कितना ऐड करना पड़ेगा, कितने टाइम्स, यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को 4 कैसे बना सकते हैं, 2 से डिवाइड करके, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये ठीक है जमान। फिर बच के आ गया H2, H2 यहाँ पे बच के आ गया H2। अगर बच्चों H2 को हम लोगों को देखना है तो H2 कितना है, ये राइट साइड, यहाँ भी राइट साइड, तो यहाँ पे कितने H2 एक, यहाँ पे कितने हैं 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू थर्ड, 6 इंटू थर्ड। यहाँ तक बताओ क्या सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम लोग इनकी वैल्यू पुट कर दें तो K4 इजकल टू क्या हो जाएगा, K4 इजकल टू, देखो बच्चों ये तो डिवाइड वाला ना, इसको बाद में लिखेंगे, तो इसने होगा सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर इंटू K3 की पावर 6 डिवाइड बाय K1 की पावर 2, K1 की पावर 2, माइनस वाला किसमें होता है, डिवाइड में। अब आप लोग ना आंसर चेक करो कौन सा आ गया। अच्छा इसने रुको जमाना, इसने एक और बात बोल रखी कि सिर्फ NO देना, हम लोगों ने 4 NO बना दिए, हम लोगों ने क्या बना दिए 4 NO। अगर हम लोगों को एक NO बनाना तो क्या लिख देंगे NH3, बैलेंस करके इसको NH3 प्लस 5/4 O2 गिव्स अस NO हो जाएगा प्लस 6/2 H2O। तो ये क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे ना, तो नए वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको K5 लिख दो, K5 क्या होगा K4 की पावर 1/4। ये बात आ रही समझ, क्योंकि इसने तो NO ही बोला ना, इसने क्या बोला, सिर्फ एक NO बोला है, तो क्या हो जाएगा इसमें बताओ कौन सा आंसर आ गया। अगर इसको सोल्व करें हम लोग तो K5 इजक्वल टू क्या आ जाएगा, K2 की पावर 2 इंटू
K3 की पावर 6 डिवाइड बाई K1 की पावर स्क्वायर पूरे की पावर 1/4। तो कौन सा आंसर बचेगा, चेक करो। क्या हाफ, हाफ क्यों होगी वैसे? हाँ बच्चों, पावर तो हाफ नहीं होगी, इन्होंने जो आंसर दिया हो वो तो अपन मैच कर सकते हैं, इसका मल्टीपल होगा। इन्होंने जैसे एक के हिसाब से भी नहीं आ रहा ना, इसका मल्टीपल होगा। इसका मल्टीपल में कौन कौन सा ऑप्शन आ सकता है, कौन सा आ सकता है? सिर्फ क्या आ सकता है, सेकंड ही आ सकता है। अगर इसकी पावर हम लोग ना इसका भी स्क्वायर कर दे, मतलब इसने 2n बनाया हुआ, पॉसिबल आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। क्लियर हो रहा ना सबको? K2 की पावर, अगर इसको पावर 2 करे मतलब आधी बचेगी, तो 2 इंटू आधा 1 होता है, तो 1 है। ये कितना बचता, 2/3। 2/3 कितना होता है, 3/2 बचेगा ना, 3/2 बच गया। और ये तो पॉसिबल आंसर तो यही है। आ रहा है क्या समझ में? बट इसने बनाया क्या हुआ है, इसने एक्चुअल में 2n बनाया हुआ है, पॉसिबल आंसर यही है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो अपने को इसमें करना क्या, मैच कराना बस। अब देखो ये करते हैं, जैसे इसमें क्लियर दिया हुआ है, इसमें तो रिएक्शन ही दे देना। अब देखो इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, और ये थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। थर्ड बनाना अपने को ना, तो थर्ड बनाना तो क्या हो जाएगा, थर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, थर्ड में मैच करो ना, NO2, NO2 का 1 मोल, NO2 का 1 मोल, तो NO2 का 1 मोल तो इससे आएगा, सेकंड वाले को आधे से डिवाइड कर दो, सेकंड वाले को आधे से डिवाइड कर दो, साथ में लेफ्ट साइड है, ये किस साइड है, लेफ्ट साइड। समझ रहे ना? तो क्या करना पड़ेगा, वापस ध्यान से देखो, NO2 का 2, NO2 का यहाँ पे क्या 2, यहाँ पे क्या चाहिए 1, ये राइट साइड, ये अपने को चाहिए लेफ्ट साइड, मतलब क्या हो जाएगा -2। ये बताएगी समझ, ये बताइए क्या समझ? अच्छा फिर देखते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट से क्या आ रहा है, इसमें मान लेते हैं N2 आ रहा है, क्योंकि N2 अकेली इसमें, N2 अकेली इसमें, तो फर्स्ट का क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट को राइट साइड करना पड़ेगा और आधा करना पड़ेगा, फर्स्ट को राइट साइड करना पड़ेगा और आधा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आधा है। तो फर्स्ट को राइट साइड करेंगे तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, माइनस डिवाइड बाय 2। ये बता रही समझ? अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो दोनों माइनस में है ना, दोनों माइनस में, दोनों माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, K2 की पावर -12 ना, K2 की पावर क्या होगा, -12, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं K2 की पावर -12, तो ये हो गया इनटू क्या हो जाएगा, ये जवानों हाफ है, हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में और हाफ 1/2, ये ऐसा कुछ है, और ये K1 की पावर हाफ। समझ रहे ना? देखो माइनस से क्या हो गया, माइनस से क्या हो जाएगा, पावर माइनस में, तो इसकी पावर -12 है, -12 है तो नीचे करेंगे तो +12 हो जाएगी, नीचे करेंगे +12 होगी, तो ये आंसर होगा। अब मैच करो आप लोग, कौन सा है, कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गए? अब ये देखते हैं जवानों, ये आप लोग खुद करो ना, लगभग सेम ही क्वेश्चन है नहीं, ये खुद कर लो ना। इसमें देखो 2 इक्वेशन दी हुई है, 2 इक्वेशन दी, इन दोनों का रिलेशन पूछा बस, ये तो काफी आसान है, करो सोल्व करो। तो इसको फर्स्ट मान लोगे और इसको सेकंड मान लोगे, तो ये इक्वेशन निकालना है, तो K1 और K2 का ना मतलब रिएक्शन लिखो, फर्स्ट को सेकंड की टर्म में लिखो या सेकंड को फर्स्ट की टर्म में लिखो। लिखो क्या रहा इसमें, इसको तो भाई सेम ही तो रिएक्शन, कुछ भी मैच कराओ। इसमें क्या है कि NO 1 है, इसमें 2 है, मतलब भाई सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर लिखना चाहें तो सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का उल्टा और डबल ना, फर्स्ट वाले का उल्टा और डबल, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इज इक्वल टू -2
फर्स्ट वाले का उल्टा और डबल। ये बता रही समझ में? क्लियर हो रहा है क्या? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K2 इजक्वल टू K की पावर -2, K की पावर K1 की पावर -2। कौन सा आंसर आ गया? कौन सा आंसर आ गया? सोल्व करना रखे, मैच कराना अपने को सीधा सीधा, बस सीधा सीधा मैच कराना है। ठीक है, करा सकते हो ना? ये देखो क्वेश्चन किस में आया हुआ है, नीट में। फिर ये देखो ये भी लगभग वैसा ही है, सेम है ना, काफी आसान है। करो ये क्वेश्चन। इस वाले में क्या है, इक्विलिब्रियम, एक का इक्विलिब्रियम दे रखा है, इसका 8 दे रखा ना, और हम लोगों को इस वाले का निकालना है। निकाल सकते हैं इसको, सेकंड मानो। तो सेकंड इज इक्वल टू क्या है बच्चों, फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का उल्टा है ना, और कितने गुना है, 2 गुना है। उल्टा है और 2 गुना, उल्टे का मतलब माइनस है और 2 गुना ना, तो क्या हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू K1 की पावर -2, K1 की पावर K1 की वैल्यू कितनी, 8 की पावर -2, क्या आ गया 1 बाय, किसका डाउट था ये, किसी का डाउट नहीं था? ठीक है, हो गया ना क्लियर? कर लोगे? नेक्स्ट वाला करो। ये जवानों यहाँ पे थोड़ा सा K3 अलग है, ये ना, ये सिर्फ H2 है। कर लोगे? ये किस में आया हुआ क्वेश्चन, नीट में आया हुआ है। करो ट्राई। अच्छा नहीं, ये जवान अगले पेज तक पहुंचना पड़ेगा क्या? तुम्हें सारी रिएक्शंस दिख रही हैं? यहाँ पे देखो, ये है, इसने ये वाली रिएक्शन ना दिख रही थोड़ी बहुत, इस रिएक्शन का पूछा है, इस वाली रिएक्शन का ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शन की हेल्प से ये करना है। मतलब ये फर्स्ट रिएक्शन मानो, ये सेकेंड, ये थर्ड, और इसको मान लो फोर्थ, इसको मान लो फोर्थ। तो अपने को फोर्थ लिखनी है, मैं लिख के दिखाता हूँ ना। अपने को लिखनी है फोर्थ, अपने को क्या लिखनी है, फोर्थ। तो फोर्थ में क्या क्या है, NH3 उनमें एक जगह हो तो यूज कर सकते, किस में एक जगह है, फर्स्ट में। तो इसमें 2 हैं और इसमें भी 2 है, मतलब बस उल्टा करना है, बस क्या करना है, उल्टा, फर्स्ट का माइनस। इतनी बात आ गई समझ में? फिर बात करते हैं जो एक जगह हो, O2 कई जगह, तो O2 को मैच नहीं कराएंगे, मैच कराएंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, ये कराएंगे नहीं। फिर NO देखते हैं, NO कितनी जगह, एक जगह है, NO कितनी जगह, एक जगह। यहाँ पे कितने NO, 2, इसमें भी राइट साइड है, इसमें भी राइट साइड है, तो ऐड करने पड़ेंगे। तो +2 +2, ये बात हुई क्लियर, एकदम क्लियर है। फिर बात करते हैं H2 का। H2 क्या है, राइट साइड है, ये भी राइट साइड, ये कितना 3, यहाँ पे कितना 1, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, कितने से, 3 से, थर्ड वाले को थर्ड से, बस हो गया ना। तो K4 इक्वल टू क्या होगा, 1 या K1 की पावर -1 इंटू K2 इंटू K3 की पावर 3। समझ में आ रहे? देखो कौन सा आंसर आएगा, चेक कर सकते हो आप लोग? क्या ऑप्शन नहीं दिख रहे? देखो, क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकंड। तो इनमें मैंने क्या बताया कि भाई मतलब एक मॉलिक्यूल ढूंढो जो एक जगह हो, उसको मैच कराते हो, बस हो जाएगा उसी टाइम। कौन सा आंसर आ गया, सेकंड ऑप्शन आ गया। हो रहा क्लियर सबका? फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये भी सेम ऐसा ही है ना, कर लोगे? तो अपने को ये 3 इक्वेशन हो गई अपनी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, K3 वाली थर्ड, और ये फोर्थ। ये लिखते कैसे आइडिया रहा ना, तो फोर्थ इक्वल टू क्या क्या लिखा जाएगा, मैच कराते रहो। सेम क्वेश्चन है क्या, एकदम सेम है क्या? चलो कोई बात नहीं, सेम है, दोबारा कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई बात नहीं जान, करो, कर सकते हो ना सोल्व, करो जल्दी से करो। कौन सा, फोर्थ। देखते हैं कि भाई इसमें मैच कराते रहो। सबसे पहले NH3, ये क्या था, यहाँ पे राइट साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड, तो माइनस फर्स्ट, ये बताइए समझ।
फिर NO यहाँ पे किस साइड है, राइट, इसमें क्या राइट, सेम का सेम, सेकंड, क्या सेकंड कर लो भाई, लो खुश। और थर्ड को क्या करना था, 3 गुना, वही है वैसे तो ना। देखो बच्चों ना रिपीट हो गया ना सेम क्वेश्चन। ये कौन सी ईयर में आया, देखो 2 बार आ गए 2010 और 12, और ऊपर किस चीज में आया हुआ है, ये नीट में आया हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन एकदम। ये बच्चों करो, ये भी लगभग वैसा ही है, ये AI-EEE मतलब जेई मेंस में आया हुआ है। तो इसमें बस ये तो क्वेश्चन देख के पता लग रहा है ना, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है और इसका पूछा है। तो ध्यान से देखो, इनकी इक्वेशन बनाओ ना, ये फर्स्ट और इसकी सेकंड। तो सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा, सेकंड इज इक्वल टू क्या आएगा जवानों, क्या आएगा, मैच कराओ ना, एक किसी को भी मैच करा लो, NO को। NO इसमें क्या है, पहले वाले में राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, और 1 और 2 का डिफरेंस है ना, तो -1/2, समझ में आ गए। तो K2 इक्वल टू क्या हो गया, सोल्व कर दो इसको, K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 की पावर -12, ठीक है, मतलब K1/K1 की पावर हाफ, या 1/K1 अंडर रूट। सोल्व कर दोगे इसको, कौन सा आ गया, तो 2 × 10⁻², 100/2 50। सोल्व कर लोगे क्या इसको, अगर इसको हम लोग सोल्व करें, ऐसे सोल्व करें तो 4 × 10⁻², -4 है ना, तो बच्चे इसको सोल्व करेंगे तो 50 आ जाएगा। इतना तो आप लोग खुद कर सकते हो, कर लोगे ना। ये देखो, ये भी लगभग वैसा ही, कौन सा आंसर आ गया फिर, देखो भाई 2 बार आया हुआ है जेई मेंस में, 2004 में और 2012 में, कर सकते हो। फिर ये बार रख लो, इसमें देखो ये इक्वेशन दे रखी है, ये निकालनी है, ये इक्वेशन दे रखी है, ये निकालनी है। तो ये फर्स्ट मानो, ये सेकंड मानो। तो फर्स्ट का और सेकंड का रिलेशन क्या है, फर्स्ट का और सेकंड का रिलेशन क्या है, तो सेकंड इज इक्वल टू क्या है जवानों, सेकंड इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट का 2 गुना है, या उल्टा भी है, हाँ सेकंड है, फर्स्ट का 2 गुना है और उल्टा है, तो -2 × सेकंड, -2 × सेकंड। तो K1 इज इक्वल टू क्या होगा, K1 इज इक्वल टू क्या होगा, K2 इज इक्वल टू क्या होगा, K1 की पावर -2। सोल्व कर दोगे ना इसको, कौन सा आंसर आ गया, क्या हो जाएगा, 1/K1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4.9 × 10⁻², इसका स्क्वायर। सोल्व कर सकते हो ना, बोलो कौन सा आ रहा है। ये वैसे देखो ना, 100/5 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 के आसपास, तो कौन सा आंसर आ गया, सोल्व कर सकते हो ना। फिर बच्चों ना, इसने ये दिया हुआ कुछ ना, ये रिएक्शन पूछी है, निकाल सकते हो ना सेम। ये भी देखो कहाँ पे आया हुआ, जेई मेंस में, जेई मेंस में। सोल्व करो, सेम से, ज्यादा कोई डिफरेंस तो नहीं है ना नीट में और इसमें, लगभग सेम सी बातें हैं। तो इसने करेक्ट रिलेशन पूछा ना, तो इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो थर्ड इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, लिख सकते हो यहाँ पे थर्ड इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, चेक करो। मैंने क्या बताया था, कैसे चेक करना है, कैसे चेक करना है, मैंने ये बताया कि भाई मैच कराओ ना, जैसे CH4 इसका किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो इसका भी लेफ्ट साइड, तो सेकंड वाला क्या होगा, ऐड होगा। फिर देखो इसमें क्या है, H2O 2 जगह है, तो H2O मैच मत कराओ, CO2 एक जगह है, CO2 क्या है एक जगह, तो मैच कराओ, तो ये मैच होगी ना, प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट ना, तो क्या हो जाएगा K3 इज इक्वल टू K2 × K1। कौन सा क्वेश्चन आ गया, कौन सा आंसर आ गया, कर लोगे ना। देखो ये तो नीट से भी आसान है, सीधा था ना एकदम, कर सकते हो ना। कितनी बार आया हुआ है, एक ही बार आया हुआ। अब आगे देखते हैं।
ये भी बच्चों सेम ऐसा ही, देखो ये 2 बार आया होगा, 1 बार आया होगा, हाँ इसमें मैच कराओ, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो सेकंड इज इक्वल टू क्या हो रहा है, मैच कराओ, बस एक चीज मैच करा दोगे तो उसी से हो जाएगा। अगर दो ही इक्वेशन आपस में, तो मैच ये एक चीज से होगा, तो क्या करना है इसमें, ये देखो सेकंड इज इक्वल टू, सेकंड में क्या है, लेफ्ट में है और 3 गुना है, लेफ्ट में का मतलब माइनस में है और 3 गुना है, माइनस में और 3 गुना, तो कौन सा आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, सेकंड। तो क्लियर हो रहा है सबको, तो K2 इक्वल टू क्या आ गया, K2 इक्वल टू, ये पूरी पावर ही होते ना, K1 की पावर -3, क्लियर, कौन सा आंसर आ गया, सेकंड, ठीक है जान। तो अभी हम लोगों ने ना इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किए, अब हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट की, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट की। अगर बच्चों कोई रिएक्शन हो ऐसे AA प्लस BB गिव्स अस CC प्लस DD, अगर कोई अपनी ऐसे रिएक्शन हो, अगर बच्चों इक्विलिब्रियम न हो सकता है इक्विलिब्रियम हो, तो इसको रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं QC। ये क्या होता है, C टू द पावर C D टू द पावर D डिवाइड बाई A टू द पावर A और B टू द पावर B। मतलब इक्विलिब्रियम हो या न हो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू को रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम हो या न हो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू को क्या कहते हैं जवानों, रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये बात आ रही समझ में। अच्छा, अब बच्चों हर रिएक्शन ये चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे उसका, हर रिएक्शन ये चाहती है कि उस रिएक्शन का क्या रहे, इक्विलिब्रियम को मेंटेन रहे। अगर ये बड़ी वैल्यू बच्चों, अगर ये बड़ी वैल्यू है तो वो क्या चाह रहा है कि Kc बन जाए, वो क्या चाह रहा है, Kc बन जाए। अगर ये बड़ी वैल्यू तो क्या होगा, रिएक्शन किस साइड जाएगी, प्रोडक्ट ज्यादा बना हुआ, QC की वैल्यू बड़ी होना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बना हो तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो वो क्या जाएगा, इक्विलिब्रियम क्या जाएगा कि भाई कम हो जाए। हाँ ये देखो भाई, अगर ना कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, ये रिएक्शन ये चाहती है कि QC इज ग्रेटर देन KC हो, तो इसको KC बनना है। अभी इसमें क्या है, इसको छोटा करना अपने को, इसको क्या करना, ये चाहती है, हर कोई रिएक्शन क्या चाहती है कि इक्विलिब्रियम हो जाए। ये छोटा कैसे हो सकता है, इसमें क्या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट छोटा कैसे हो सकता है, जब रिएक्टेंट इंक्रीज हो जाए या प्रोडक्ट कम हो जाए, एक ही बात है। तो रिएक्टेंट कैसे इंक्रीज हो सकता है, लेफ्ट साइड जाके, तो रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये बता रही समझ। अगर बच्चों दोनों इक्वल ही हैं फिर किस साइड जाएगी, नो चेंज ना इधर फॉरवर्ड नो बैकवर्ड। अगर बच्चों ये छोटा है, QC छोटा ना K से, तो इसका मतलब इसको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसकी इक्वल होना चाहता ना, तो ये बढ़ेगा कैसे, ये क्या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो जब प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, फॉरवर्ड, रिएक्शन किस साइड जाएगी, फॉरवर्ड। ये बता रही समझ में, इसमें कोई डाउट का, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। अब बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अब इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। तो इसने बोला कि भाई रिएक्शन कोएफिशिएंट ये है, तो रिएक्शन प्रोसीड राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट का मतलब बैकवर्ड, रिएक्शन प्रोसीड राइट टू लेफ्ट। तो रिएक्शन पीछे कब जाएगी, जब प्रोडक्ट ज्यादा बना होगा पहले से, जब प्रोडक्ट ज्यादा बना होगा। अगर प्रोडक्ट ज्यादा बना होगा तो QC की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी नहीं हो जाएगी, QC इज ग्रेटर देन KC। कौन सा आंसर आ गया, कौन सा आ गया, ये बात लॉजिक आ रहा ना समझ में। फिर अगला देखते हैं ना, फिर जवानों ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और सारे थ्योरेटिकल होते हैं, सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, थ्योरेटिकल, काफी क्वेश्चन आते हैं। इसका नाम क्या है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब देखते हैं भाई जो ली चैटलियर प्रिंसिपल में क्या है बच्चों, पहले मैं सीधी स्टेटमेंट बताता हूँ। ये वाला लॉ क्या कहता है, या ये वाला प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया हो, अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया हो, फिर हम लोग कोई भी चेंज करें, फिर हम लोग कोई भी चेंज करें तो रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगी कि ताकि वो चेंज मिनिमाइज हो जाए। कोई भी चेंज करें
तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड वो चेंज क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट और बड़ा लॉ है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। इफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, इफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, बच्चों हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है इफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, मैं छोटा सा लिखा रहा हूं इसको, ऑन अप्लाइंग एनी चेंज, ऑन अप्लाइंग एनी चेंज, ऑन अप्लाइंग एनी चेंज, रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, reaction shift in that direction in which change is minimized, in which change is minimized, तो बच्चों मेरी बात समझ में आ रही क्या? ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए तो फिर इक्विलिब्रियम में हम लोग कोई भी चेंज करेंगे तो रिएक्शन हमेशा किस साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड वो चेंज का इफेक्ट कम हो जाए, ठीक है। अब बच्चों इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बच्चों इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम लोग ना रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दें, अगर हम लोग ना रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दें ना, अगर रिएक्टेंट को इंक्रीज करें तो रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगी जिस साइड रिएक्टेंट कम हो जाए। रिएक्टेंट किस साइड जाने पे कम होता है, फॉरवर्ड, तो ये जाएगी फॉरवर्ड। ये बात समझ में आ रही है, मैं जो सिंबल लगा रहा हूं, अगर कोई भी रिएक्टेंट कम हो जाए, कोई भी रिएक्टेंट कम हो जाए तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड वो रिएक्टेंट बढ़ जाए, तो ये किस साइड जाना पड़ेगा इसको, लेफ्ट साइड। अगर प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाए तो रिएक्शन क्या चाहेगी कि प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाए, तो प्रोडक्ट डिक्रीज किस साइड जाके होगा, लेफ्ट साइड। अगर प्रोडक्ट कम हो जाए तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाए, तो ये फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है? हाँ, अब बच्चों इस पे काफी क्वेश्चन करेंगे, मैं छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं ना, जैसे N2 है। अच्छा ध्यान रखना, सॉलिड को काउंट नहीं करेंगे, सॉलिड को काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम लोगों ने पहले से ही सॉलिड को नहीं माना हुआ। जैसे N2 गैस, यहाँ पे स्टेट मैटर करती है, नहीं तो उसके कारण छोटी मोटी कोई गलती हो सकती है। जैसे यहाँ पे तीनों ही गैस हैं, तीनों ही गैस हैं, तो N2 को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। NH3 को इंक्रीज करेंगे तो NH3 को इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन ये किस साइड कम हो रहा है, लेफ्ट साइड। पता लग रहा है, अगर H2 को हम लोग इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, फॉरवर्ड। अब जैसे ये बच्चों रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ये गिव्स अस CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अगर बच्चों CO2 को इंक्रीज करेंगे, अगर हम लोग CO2 को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, बैकवर्ड, शाबाश। अगर CO2 को कम कर देंगे तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, जिस साइड CO2 इंक्रीज हो रहा। अगर बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट को इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, बताओ, नो चेंज, शाबाश। नो चेंज क्यों? क्योंकि सॉलिड पे तो इक्विलिब्रियम डिपेंड ही नहीं करता। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को इंक्रीज कर दे तो भी नो चेंज, क्यों? क्योंकि सॉलिड पे तो डिपेंड ही नहीं करती। ये बता रही समझ में? फिर बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर हम लोगों को ये नहीं पता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, फिर हम लोग लॉजिक लगाएंगे तो फिर अपना गलत होगा। अच्छा, एक्सोथर्मिक क्या होती है, हीट रिलीज होती है, इसमें हीट क्या होती है, हीट रिलीज्ड, हीट क्या होती है, रिलीज्ड। और एंडोथर्मिक कौन सी होती है, एंडोथर्मिक कौन सी होती है, हीट कंज्यूम्ड, हीट क्या होती है इसमें, कंज्यूम। पता लग रहा है ना सबको? इसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है, इसमें हीट कंज्यूम होती है। तो एक बार बच्चों मैं इस वाले को बता देता हूं, एक बार इस वाले को बताता हूं। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, और हीट का सिंबल ऐसे लिखते हैं, हीट। और इसमें एक लॉजिक लगेगा बार बार, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
अगर बच्चों हम लोगों ने भाई टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया इस वाली रिएक्शन के लिए, और इसको लिखते हैं डेल्टा एच की टर्म में लिखना, तो डेल्टा एच इसका नेगेटिव का कुछ साइन मिलेगा, डेल्टा एच का क्या मिलेगा, नेगेटिव का साइन। अगर बच्चों हम लोगों ने इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो इसका मतलब हीट भी इंक्रीज होगी भाई, हीट भी इंक्रीज होगी, समझ रहे ना। तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड हीट कम हो जाए तो बैकवर्ड, बैकवर्ड में ना इस साइड तो बन रही है, इसका मतलब लेफ्ट साइड कम हो रही है। दूसरा क्या हो सकता है अभी, ये टेम्परेचर को कम कर दे, दूसरा क्या हो सकता है कि ये टेम्परेचर को कम कर दे। अगर ये टेम्परेचर को कम करेगा इसका मतलब क्या हुआ, हीट भी क्या होगी जवानों, इसका मतलब ये होगा भाई हीट भी कम होगी, हीट भी कम होगी। फिर रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड हीट बने तो फॉरवर्ड। इसकी दो ही पॉसिबिलिटी था ना, टेम्परेचर को कम करे या ज्यादा करे। ये कौन सी रिएक्शन के लिए, अभी कौन सी रिएक्शन के लिए क्या हम लोग जब हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक। फिर बात करते हैं एंडोथर्मिक के लिए। एंडोथर्मिक में क्या होता है जवानों, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनता है तो लेफ्ट साइड हीट होती है। अगर डेल्टा एच का हम लोग साइन लिखें तो डेल्टा एच का लिखते हैं हम लोग पॉजिटिव। अगर बच्चों इसमें हम लोग ना टेम्परेचर को इंक्रीज करें इसका मतलब क्या होगी, हीट भी इंक्रीज होगी। तो बच्चों हीट बढ़ गई तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड हीट कंज्यूम होगी। तो किस साइड जाके कंज्यूम हो रही है, फॉरवर्ड, तो राइट साइड जाके। ये बात आ रही समझ में, किस साइड जाके कंज्यूम हो रही है, फॉरवर्ड, मतलब राइट साइड में। अगर टेम्परेचर को हम लोग कम कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट भी क्या होगी जवानों, कम होगी। तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड हीट बने, किस साइड बन रही हीट, बैकवर्ड, किस साइड शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। ये बात पता लग रही है टेम्परेचर वाले, किसी को डाउट है क्या इसमें। फिर जमाना ना भाई प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं, किसका इफेक्ट देखते हैं, प्रेशर का। अब बच्चों प्रेशर किस पे होगा, ओनली गैसियस स्पीसीज, इसने लिखा भी है प्रेशर का इफेक्ट किस पे आएगा, ओनली गैसियस स्पीसीज, न तो लिक्विड पे आएगा और न ही सॉलिड पे आएगा, ठीक है। अच्छा इसमें क्या करना होता है, मतलब अगर बच्चों ना प्रेशर इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच, मतलब गैस के मोल कम होंगे, गैस के मोल कम होंगे, ठीक है। अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन इन दैट डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन इन विच गैसियस मोल डिक्रीजेस, गैसियस मोल डिक्रीजेस। अगर प्रेशर को इंक्रीज हो गया तो कैसे कम हो सकता है, गैस को कम करके, गैस के मोल कम करके। अगर प्रेशर डिक्रीज हो जाता तो इंक्रीज कैसे होता है, गैस के मोल इंक्रीज करके। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग ना, N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3, 2NH3। तो इसमें सीधा सीधा लिखना है, लेफ्ट साइड कितने मोल जवानो, 1 + 3, राइट साइड कितने मोल हैं, 2। तो लेफ्ट साइड वाले कितने, 4 और राइट साइड वाले 2। अगर प्रेशर को इंक्रीज किया इस वाली रिएक्शन के लिए, अगर इस वाली रिएक्शन के लिए प्रेशर को इंक्रीज किया तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड मोल कम हो। कम किस साइड हो रहे हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो राइट साइड शिफ्ट होगी। दूसरा क्या है, अगर हम लोग ना भाई प्रेशर को डिक्रीज कर दें इस वाली रिएक्शन के लिए तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड गैस के मोल बने, किस साइड ज्यादा बन रहे हैं, बैकवर्ड। समझ में आ रहा है लॉजिक। एक और मैं इसका एग्जांपल कराता हूं, ये जो है जैसे PCl5 गैस गिव्स अस PCl3 गैस प्लस क्लोरीन गैस। अब बच्चों लेफ्ट साइड तो 1 मोल है इसमें और राइट साइड कितने हैं, 2 मोल है। अगर हम लोग ना इसके प्रेशर को इंक्रीज करें, P को इंक्रीज करें तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड P कम हो। कम किस साइड होगा, जिस साइड गैस के मोल कम बने, लेफ्ट साइड। अगर हम लोग ना इसमें P को डिक्रीज करें तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड P इंक्रीज हो। तो किस साइड इंक्रीज होगा, राइट साइड। हाँ हाँ पता लग रहा ना, P और मोल रिलेटेड है, मोल बढ़ेंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स अस 2HI
इसमें बच्चों लेफ्ट साइड कितने मोल है 2, राइट साइड कितने मोल है 2। अगर P को इंक्रीज करें तो किस साइड शिफ्ट होगी, लेफ्ट साइड जाने पे भी 2, राइट साइड जाने पे भी 2, तो किस साइड शिफ्ट होगी, नो चेंज। शाबाश, ये बता रही क्या समझ में। अगर इसमें P को डिक्रीज करें तो नो चेंज। इसमें ध्यान रखना है सिर्फ गैस के पार्टिकल लेने हैं। किसके पार्टिकल लेने हैं, सिर्फ गैस। ये आगे समझ में। फिर ये बच्चों ना इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कोई चेंज नहीं होता, बस कुछ भी हो अपना को याद रखना, रट लेना है। क्या ध्यान रखना है, रट लेना है। एक बात रट लेनी है कि कुछ चेंज नहीं होगा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करें तो, बस सीधा सीधा याद रखना है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब ना तो लेफ्ट साइड जाएगी ना राइट साइड जाएगी। तो नेक्स्ट क्या था, अगर इनर्ट गैस ऐड करें कांस्टेंट प्रेशर पे तो किस साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड गैस के ज्यादा मोल बनेंगे। किस साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड गैस के ज्यादा मोल बनेंगे। बस ये याद रखनी, किस साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड गैस के ज्यादा मोल बनेंगे। तो जैसे ये किस साइड शिफ्ट होगी, अगर हम लोग ना इनर्ट गैस ऐड कर दें, इसमें इनर्ट गैस ऐड कर दें कांस्टेंट, किस पे ऐड करें, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये लेफ्ट साइड 1 मोल है, राइट साइड 2 मोल, तो किस साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड ज्यादा मोल बने। तो किस साइड शिफ्ट होने वाली है, फॉरवर्ड। ये वाली किस साइड शिफ्ट होती, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स अस 2NH3 गैस, ये किस साइड शिफ्ट होगी, किस साइड शिफ्ट होगी जवानों। इसके मोल देखो ना 1 प्लस, तो किस साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड ज्यादा मोल बने, बैकवर्ड। तो ये किस साइड शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। और ये 2H2 मतलब H2 प्लस I2 गिव्स अस 2HI। बच्चों गैस है सारे, सारे क्या है, इसमें इस बात का ध्यान रखना है। तो ये 2 से क्या बन रहे हैं, 2, नो चेंज। इसमें कोई डाउट है क्या। अब बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, इसमें काफी क्वेश्चन आए हुए और काफी आसान होते हैं, देखते हैं जैसे ना, काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, इसके ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक है, मैं रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को 1 मिनट से पहले में, कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन की साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। रिएक्टेंट को इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगी, डिक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड जाएगी। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट किया था टेम्परेचर वाला, एंडोथर्मिक के लिए फॉरवर्ड, एक्सो के लिए बैकवर्ड टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। फिर हम लोगों ने किया था गैस वाला, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड गैस कम बनेंगे। अगर डिक्रीज करेंगे तो किस साइड जाएगी, जिस साइड गैस के मोल ज्यादा बनेंगे। फिर इनर्ट गैस ऐड की थी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, नो चेंज। फिर इनर्ट गैस ऐड की थी कांस्टेंट प्रेशर पे, किस साइड जाएगी, जिस साइड गैस के ज्यादा मोल बनेंगे। अब देखते हैं ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। अब देखते हैं कि भाई इन इक्विलिब्रियम प्रेशर, प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड्स ऑन, O2 किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करेगा, देखो मास ऑफ BO, तो सॉलिड पे डिपेंड करता है क्या, नहीं। फिर इंक्रीज इन मास ऑफ BO2 गलत। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन ना, ये तो सही है। इंक्रीज इन, बस समझ में आ रहा ना, आसान होने। अगले वाला देखो, ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सो। कौन सी रिएक्शन है, एक्सो। तो इसके बारे में इसने स्टेटमेंट दी, देखो कौन किस में आया हुआ ये क्वेश्चन, दिख रहे हैं क्या आप लोगों को, हाँ नीट में आओ, देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू देखना, ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सो। लेफ्ट साइड के मोल देखो कितने कितने हैं, लेफ्ट साइड के 3 हैं और राइट साइड के 1 है, क्योंकि लिक्विड है ना, लिक्विड को कंसिडर नहीं करेंगे, लिक्विड को कंसिडर नहीं करेंगे। पहले क्या लिखा, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ CO एंड H2O लिक्विड आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ये बात तो सही है, ये तो अलग अलग मोल बन रहे हैं ना, और तो अलग अलग ही आएंगे। नेक्स्ट क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय Kp, CO2 डिवाइड बाय CH4O2, ठीक है ना। बट इसमें O2 का स्क्वायर होना चाहिए था, O2 का क्या होना चाहिए था, स्क्वायर होना चाहिए था। ये तो गड़बड़ है, एक बार देखते हैं ना।
अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ CH4 और O2 इक्विलिब्रियम विल कॉज शिफ्ट टू राइट। O2 और CH4, ये तो बात तो सही है ना, दोनों रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को ऐड करेंगे तो रिएक्शन किस साइड जाती है, राइट में ना, तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये बात सही है। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ गया, इसने इनकरेक्ट पूछा, सेकंड। हो रहा सबका क्लियर है। फिर जवानों ये देखते हैं, फिर मैं 3-4 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, फिर तुम लोग पहले खुद ट्राई करना। इसमें तो कौन सी रिएक्शन है, हीट इंक्रीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो कौन सी होगी, एक्सो। कौन सी होगी, एक्सो। देखो पहला क्या पूछा इसने, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसने पूछा कि फॉरवर्ड किस में जाएगा, तो सारे ऑप्शन देखते हैं। इसने बोला कि NH3 को इंक्रीज करके, अगर NH3 को इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड जाएगी ना, तो गलत हो गया। बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को डिक्रीज करने से रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होती है, जिस साइड ज्यादा मोल बने, तो क्या होगा, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, तो लेफ्ट साइड जाएगी, समझ आ रहे। बाय डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, डिक्रीज करेंगे तो इनको डिक्रीज करेंगे तो भी बैकवर्ड जाएगी, रिएक्टेंट को डिक्रीज करेंगे। फिर क्या है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को तो इंक्रीज किया तो फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है, और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे भी हीट कम हो जाएगी तो भी फॉरवर्ड जाएगी। तो ये हो गया ना, समझ में आ रहा क्या, क्लियर। फिर इसमें देखते हैं बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन है, साइन इससे पता लग रहा है, एक्सो। कौन सी है, एक्सो। लेफ्ट साइड कितने मोल है, 1 और 1 2, 1 तो 2 और 1, ये काम आएंगे ना। पढ़ते हैं ऑप्शन, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि मैक्सिमम फॉर्मेशन में प्रोडक्ट किस में ज्यादा बनेगा, मतलब रिएक्शन मैक्सिमम फॉरवर्ड पहुंचानी है, मैक्सिमम किस साइड पहुंचानी है, फॉरवर्ड। लो टेम्परेचर, तो कौन सी रिएक्शन है, एक्सो। एक्सो तो क्या होती है कि हीट कम होनी चाहिए, तो लो टेम्परेचर फॉरवर्ड जाती है, किस पे जाती है, तो आधी स्टेटमेंट तो मैच कर रही है हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर में क्या होता है, रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी, जिस साइड गैस के कम मोल बने, तो ये भी सही है, तो ये आ गया ना बस, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरे वाला देखो, हाई टेम्परेचर, इसी के कारण हाई टेम्परेचर एक्सो तो किस साइड जाएगी, लेफ्ट साइड, तो गलत हो गया। फिर क्या, हाई टेम्परेचर, ये भी गलत हो गया। लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो इसमें प्रेशर क्या चाहिए था, हाई, कौन सा आंसर आ गया, ये एकदम लॉजिकल है ना। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। अब देखो ये वाला खुद ट्राई करो ना। इसने रिएक्शन क्या दे रखी है, एंडो, रिएक्शन क्या दे रखी है, एंडो। लेफ्ट साइड 0 मोल से 2 मोल गैस के बन रहे हैं। अब चेक करो, I2 सॉलिड है तो सॉलिड भी डिपेंड करेगा क्या। इसने पूछा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड किस साइड जाएगी, सोचो कौन सा सही आंसर है, सोच लो ना। आ गया आंसर, क्या आंसर आ गया, थर्ड। देखते हैं बच्चों ना, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन I2 तो सॉलिड है तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन I2 तो सॉलिड है, इस पर तो कुछ डिपेंड नहीं करेगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड जाएगी। फिर इसने कहा कि इंक्रीज इन टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, जिस साइड गैस के मोल कम बनेंगे। ये आ गया आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। योगेश आंख बंद करके क्या देख रहे हो जवान, खोल के देखो। हाँ अगला देखते हैं ना, ये पढ़ते हैं हम लोग। इस रिएक्शन में क्या दिया, एसर्शन फॉर द रिएक्शन 2NO + O2 गिव्स अस 2NO2। इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ NO2, इंक्रीज इन प्रेशर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो बच्चों लेफ्ट साइड कितने मोल हैं, 3, राइट साइड कितने हैं, 2। तो ये हाँ भाई, पिछले क्वेश्चन में प्रेशर को अगर इंक्रीज करेंगे तो ये पूछ रहा है कि टुवर्ड्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के एंडोथर्मिक है, तो बच्चों थर्ड आएगा, थर्ड आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ अगले वाला देखते हैं ना। अच्छा इसमें देखो ये रिएक्शन इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर किस साइड जाएगी, जिस साइड कम मोल बने, तो सही है, समझ में आ रहा है ना। हाँ फिर अगला देखो, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये कोई इसका रीजन तो है नहीं, ये कुछ भी इसका रीजन तो है नहीं। पहली स्टेटमेंट तो सही है, पहली स्टेटमेंट तो सही। क्या बच्चों ना, वैसे तो अब हम लोग आइडिया लगाते हैं कि भाई NO का बनना तो क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, ये एक्सोथर्मिक मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्सोथर्मिक।
तो सेकंड स्टेटमेंट है तो सही, बट लेना देना नहीं है उसके पहले वाले के लॉजिक से, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। कर लोगे ना? नेक्स्ट देखो, इसने पूछा है कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट राइट साइड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हम लोगों को थोड़ा सोचना है कि भी कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम लोगों को थोड़ा सोचना है कि कौन सी रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब जो हाई टेम्परेचर पे होगी, एंडोथर्मिक मतलब जो हाई टेम्परेचर पे होगी, जिसको मतलब या टूटने वाली रिएक्शन। तो ये टूटने वाली रिएक्शन है ना जवानों, तो ये आंसर आ जाएगा। बस ये बता रही सुन, हम लोगों को क्या दिमाग लगाना था, कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन ही टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड जाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन ही टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड जाएगी। तो जरूरी है ना ये, तो एंडोथर्मिक क्या होगी? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड जाएगी। एंडोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट चाहिए, अगर अपन ने टेम्परेचर इंक्रीज किया उस रिएक्शन के लिए हीट चाहिए तो हो जाएगी, हो जाना मतलब फॉरवर्ड जाना। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है, ये आंसर आ गया। फिर जवानों ने इसने पूछा है कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट अल्टर द नंबर ऑफ मोल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब जिसमें डेल्टा एन जी क्या आएगा? जीरो। कौन सा होगा इसका आंसर? जिसमें डेल्टा एन जी जीरो आएगा। तो डेल्टा एन जी जीरो किस में आ रहा है? फर्स्ट में। कर सकते हो ना? ये आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है? अगले वाला देखो, देखो बच्चों ना, ये सारे क्वेश्चन आसान है ना। देखो AIEEE में आया हुआ, मतलब JEE मेंस में आया हुआ। तो नीट के भी ऐसे क्वेश्चन है और JEE मेंस के भी इसमें तो ऐसे क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर डज नॉट इफेक्ट द मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम को तो इंक्रीज कर रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब डेल्टा एन जी क्या होना चाहिए? जीरो। डेल्टा एन जी क्या होना चाहिए? जीरो। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? डेल्टा एन जी क्या होना चाहिए? जीरो। नन ऑफ दिस। ठीक है, किसी में नहीं आ रहा ना डेल्टा एन जी जीरो। अगले वाला देखो बच्चों, इसने क्या क्या बोला कि SO2 प्लस O2 गिव्स अस SO3। डेल्टा एच क्या है इसका? डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। मतलब एक्सो रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सो। तो हम लोगों को बताना है कि भी फॉरवर्ड किस में जाएगी, फॉरवर्ड किस में जाएगी। तो इसने बोला कि टेम्परेचर को कम करके। ये बात तो सही है, टेम्परेचर को कम कर देंगे तो एक्सोथर्मिक किस साइड जाएगी? फॉरवर्ड। एज वेल एज प्रेशर। ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि प्रेशर को कम करेंगे तो बैकवर्ड जाती, क्योंकि बैकवर्ड क्या है? 3 से 2 मोल बन रहे हैं ना। ठीक है, टेम्परेचर का किससे लेना देना है? एक्सो और एंडो से। मोल का किससे लेना देना है? प्रेशर से। तो ये बता कि समझ में, तो पहला गलत। फिर क्या? इंक्रीजिंग टेम्परेचर किस साइड लेके जानी थी रिएक्शन? फॉरवर्ड। तो ये भी गलत हो गया। फिर क्या? टेम्परेचर को तो कम करें, प्रेशर को इंक्रीज करें। तो ये सही आंसर है। समझ आ रहा है? फिर अगले वाला देखते हैं। इसमें देखो बच्चों ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रखी है इसने ना। मोल देखो लेफ्ट साइड कितने हैं? लेफ्ट साइड 4 हैं और राइट साइड 2 हैं। ये बता रही समझ में? तो अब इसने क्या पूछा है कि इक्विलिब्रियम विल इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ClF3। तो फॉरवर्ड लेके जाना है रिएक्शन को। किस साइड लेके जाना है? फॉरवर्ड। तो ये बोला कि कैसे फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं? तो फ्लोरीन को ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगी। सही है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया कंटेनर का तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी? जिस साइड ज्यादा मोल बनेंगे तो लेफ्ट साइड, जिस साइड तो बैकवर्ड। तो ऑप्शन गलत होगा। फिर क्या है कि रिमूवल ऑफ Cl2, तो Cl2 को रिमूव करेंगे तो बैकवर्ड जाएगी। फिर क्या? इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में तो बैकवर्ड। तो कौन सा पॉसिबल आंसर हुआ जवानों? फर्स्ट। टेम्परेचर डिक्रीज करने पे फॉरवर्ड जाएगी क्योंकि एक्सोथर्मिक है। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। अब देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है? कुछ बच्चों ना मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में टूट जाते हैं ना। अगर हम लोग जैसे 100 मॉलिक्यूल लें, उसमें से 10 टूटे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी उसकी 10 डिवाइड बाई 100, तो 1/10।
तो यह क्या होता है भाई, कितना फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का डिसोसिएट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं उसको, डिग्री ऑफ। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड, रिएक्टेंट के कितने मोल टूटे और रिएक्टेंट के कितने मोल शुरू में थे, उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर हो रहा क्या। फिर जानो ना वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी का ही रिलेशन है। अगर बच्चों ना ए एन से एन ए बने, ए एन से एन ए बने, तो ये रिलेशन ऐसा होता है, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी डिवाइड बाई एन माइनस वन डी। अच्छा डी क्या जवानो, डी होती वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। कैपिटल डी का मतलब होता है इनिशियल वेपर डेंसिटी। क्या होता है, इनिशियल वेपर डेंसिटी। तो इनिशियल वेपर डेंसिटी क्या होती है बच्चों, डी इज इक्वल टू इनिशियल मोलिकुलर मास बाय 2 होती है, इनिशियल मोलिकुलर मास बाय 2। और डी होती है डेंसिटी एट या वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। ये कौन सी है, इक्विलिब्रियम। तो ये होता है बच्चों ना डी इज इक्वल टू एम एवरेज बाय 2, जो उस टाइम पे मॉलिक्यूल्स होंगे उनका एवरेज डिवाइड बाय 2। अच्छा इसका सीधा सा अगर फॉर्मूला लगाएंगे ना, अगर ऐसा होना भी एक मतलब ए से ना या A2 से 2A बन रहा है, मतलब एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल बन रहे हैं, एक पार्टिकल से 2 पार्टिकल बन रहे, तो एन की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाती है 2। ये है ना, ये फॉर्मूला, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, 1 से 2 बन रहे तो 2, तो फिर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू डी माइनस डी बाई डी, डी माइनस डी बाई डी। तो इसको ये भी लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी माइनस 1 ना, तो डी बाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा प्लस ये बता रही है क्या समझ में आप लोगों को। इसका अपन ग्राफ वगैरह भी बना सकते हैं, अगर अपने को ग्राफ बनाना हो वैसे, ये जमाना डी बाई डी और अल्फा का ग्राफ बनाना, तो ऐसा होगा ही, समझ में आ रहा ना, क्यों, क्योंकि अल्फा 0 होगी तो ऐसा कुछ होगा। क्लियर। अच्छा अब बच्चों ने इसमें एक फॉर्मूला बनता है, जैसे हम लोगों ने लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। तो इसमें कई बार P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, P इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग पी वी इज इक्वल टू एन क्या होता है, डब्ल्यू बाई एम आर टी, क्योंकि एन क्या होता है मोल, मोल क्या होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो पी एम इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बाई वी आर टी, क्या होगा डब्ल्यू बाई, और मास बाय वॉल्यूम क्या होती है डेंसिटी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी एम इज इक्वल टू रो आर टी। तो इसी में बच्चों ना एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम होगा पी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो आर टी। इसमें ध्यान क्या रखना है, इस पे 1-2 क्वेश्चन हम लोगों को मिल सकता है, 1-2 क्वेश्चन हम लोगों को इस पे मिल सकता है। इसमें क्या होता है, पी होता है इक्विलिब्रियम का प्रेशर, क्या होता है, इक्विलिब्रियम का प्रेशर। ये एवरेज होता है इक्विलिब्रियम का मास ना, एवरेज इक्विलिब्रियम जो भी मास ना, रो होता है इक्विलिब्रियम की डेंसिटी, इक्विलिब्रियम की डेंसिटी। इसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर, क्या होती है, और आर की वैल्यू लेनी होती है यहाँ पे 0.0821 लेनी होती है, ये टेम्परेचर केल्विन में है हमेशा ना, ये ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बताओ कोई डाउट है क्या। अब बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ना। हाँ अब बच्चों ये रिएक्शन पता लग रहा ना हम लोगों को कैसी है, एंडोथर्मिक है, टूटने वाली रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक है। तो इस रिएक्शन में बच्चों क्या दिया हुआ है, एट फिक्स टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन कंटेनर इज हाफ, हाफ कर दिया ना, अगर बच्चों हाफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, प्रेशर, अगर भाई वॉल्यूम आधा कर दिया तो प्रेशर तो 2p हो गया ना। तो फॉर दिस चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
तो बच्चों ना केपी तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, केपी पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। केपी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ चेंज होगा क्या? टेम्परेचर चेंज थोड़ी होगा। अब देखो रिएक्शन किस साइड होगी, प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी? जिस साइड मोल कम बने। तो 1 2 तो लेफ्ट साइड जाएगी ना, समझ में ना? अगर लेफ्ट साइड जाएगी तो कम टूटेगा, अगर कोई चीज कम टूटेगी तो डिग्री ऑफ डिसिशन क्या आएगी? कम। या इसने तो कम ज्यादा पूछा नहीं, चेंज ही पूछा, तो चेंज तो होगी ना, अल्फा तो चेंज होगी, केपी विल रिमेन सेम। कौन सा आंसर आ गया? कौन सा आंसर आ गया? पहले से देख रखा है इसने, है समझ में आ गया क्या? ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ना, कहाँ पे आया हुआ है? नीट में। क्लियर हो रहा है बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, बाकी किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। अगर रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड तो अल्फा इंक्रीज हो जाएगी, अगर बैकवर्ड जाएगी तो डिक्रीज हो जाएगी। अब ये देखते हैं। अच्छा बच्चों ना, इसमें मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, ऐसे सीधा याद रख सकते हैं। जैसे अगर बच्चों ना अभी ये है, ए से 2 पार्टिकल बने बी प्लस सी, ए से 2 पार्टिकल बने, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो केपी का फॉर्मूला होगा इस रिएक्शन के लिए। ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो सीधा अपन याद कर सकते हैं। केपी का फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे अपने, 100% तो नहीं होंगे बट ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या बताया मैंने? के पी इज इक्वल टू अल्फा क्या थी? डिग्री ऑफ डिसिशन डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर पी टी। अगर बच्चों ए से सीधे 2 पार्टिकल बने तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है के पी इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टी। टी क्या? पी टी क्या? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। पी टी क्या? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो ये फॉर्मूला ना, ऐसे हम लोग सीधा याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब बच्चों मैं इसको यहीं पे आप लोगों को सोल्व करके बता रहा हूँ थोड़ा सा ना, ये यहीं पे मैं आप लोगों को सोल्व करके बता रहा हूँ। ये अपनी इक्वेशन थी, ये 2ab2 गिव्स अस 2ab प्लस b2। सारे गैस में तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चों ये 1 लेना तो ये कम होगा, ये 1 है, ये अल्फा, तो कितना कम होगा? अल्फा। ये कितना बनेगा? अल्फा। ये बनेगा अल्फा बाई 2। ये कितना बनेगा? अल्फा बाई 2। तो बच्चों अगर हम लोग इसका मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो क्या आएगा? टोटल मोल हो जाएंगे इसके, क्योंकि पहला तो 1 मोल था, पहला क्या था? 1 मोल, तो टोटल मोल होते इसके 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, तो 1 प्लस अल्फा बाई 2। एक बच्चों इसने दे रखा है कि जो अल्फा ना बहुत ही छोटी 1 से, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। टोटल मोल को 1 मान सकते हैं, टोटल मोल को क्या मान सकते हैं? 1। अगर मोल फ्रैक्शन लेंगे ना, अगर मोल फ्रैक्शन निकालना, इसका आएगा 1 माइनस अल्फा, ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? 1। तो ये 1 हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा और ये अल्फा बाई 2। अगर बच्चों किसी का प्रेशर निकालना हो, अगर किसी का क्या निकालना हो? प्रेशर, तो उसको हम लोग क्या करते होते हैं? टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देते हैं होते हैं उसके मोल फ्रैक्शन को, इसको। हाँ, तो ये इनका इंडिविजुअल का प्रेशर क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 1 इंटू पी टी, पी मान लो, ये क्या आ जाएगा? अल्फा पी, ये क्या आ जाएगा? अल्फा बाई 2 पी। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ऊपर लिखता हूँ ना, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? के पी का, ये बच्चों बनता प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर इंटू बी टू, प्रेशर ऑफ बी टू डिवाइड बाय क्या होता? प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर। ये मेरी बात समझ में आ रही क्या? इनकी वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा? देखो, इनकी अगर वैल्यू पुट करें तो केपी की वैल्यू क्या आ जाएगा? ए बी कितना है? अल्फा पी टी, अल्फा पी का स्क्वायर, और पी बी टू कितना है? अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 पी, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर। तो जवानों कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? क्या रहा है? अल्फा पूछा गया इसने, अल्फा पूछा है, तो केपी की वैल्यू क्या आ गई है? अगर केपी की वैल्यू देखोगे तो ये तो वैसे सारे बच्चों का लगभग डाउट मिलेगा बच्चों। तो केपी इज इक्वल टू आ गया, देखो इसके स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये बच जाएगा अल्फा क्यूब 2p, ऐसा बच गया ना? अल्फा क्यूब बाय 2p। तो इसने अल्फा क्यूब पूछा है, अल्फा क्यूब क्या हो जाएगा? 2kp बाई p,
और अल्फा क्या हो जाएगा 2kp/p⁻1/3। तो देखो कौन सा आंसर आ गया, सेकंड आंसर आ गया। सबको समझ में आ रहा है? ये बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो आप लोगों को मतलब ये सोल्व करने में थोड़ा समय लगता ना, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी सोल्व किया ये, ठीक है। मतलब मैंने थोड़ा आइडिया दिया ना कि अगर यूनिटी हो तो मोल फ्रैक्शन मतलब वन रिएक्टेंट हमेशा टोटल प्रेशर के इक्वल आएगा, अगर अल्फा बहुत ही कम हो यूनिटी से। ये कुछ अल्फा की टर्म में बढ़ेंगे तो डायरेक्ट टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका इंडिविजुअल का प्रेशर आ जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो क्लियर। अच्छा अब ये देखते हैं बच्चों ना, इसने क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ए मोल लिए PCl5 के ना, PCl5 के ए मोल लिए हुए हैं, और ये रिएक्शन अपनी अगर प्रेशर ना PATM है तो x मोल ऑफ PCl डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम, देन x मोल ऑफ PCl5 डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम, देन तो जवानों इसने A तो मोल लिए हैं, x मोल कम हुए हैं, A तो मोल लिए हैं। ये भी ऐसे सोल्व करना, एकदम सेम कॉपी पेस्ट ना। हाँ इसमें देखो ये तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, जो भी हम लोगों ने क्या था ना 1 से 2 पार्टिकल मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, 1 से 2 पार्टिकल से Kp का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, लिखवाया था अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर Pt। अब देखो ना ये रिएक्शन दे दी इसने, टोटल प्रेशर दे दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दी, बस अल्फा की जगह x लिख दो, बस आ गया ना आंसर। कौन सा आंसर आ जाएगा अल्फा की जगह x लिखोगे तो। अच्छा इसने बच्चों ना पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है PCl3 क्या होगा इसका मोल फ्रैक्शन इंटू Pt, तो हो जाएगा XPT हो जाएगा सीधा। इसने Kp की वैल्यू नहीं पूछी हुई है, इसकी वैल्यू नहीं पूछी हुई है, ये तो XPT होगा, तो XPT डिवाइड बाय टोटल मोल, टोटल मोल कितने होते हैं 1 + x, तो डिवाइड बाय 1 + x। हाँ कौन सा आंसर आ गया, x डिवाइड बाय x + 1 p, तो दोनों सेम ही तो दे रखे हैं, कोई लिख दो, कर लोगे ना एक, यही बच्चों ऐसा ही है। अच्छा अब ये ना छोटा सा ये इक्वेशन दे रखी है इन लोगों ने कि भाई अगर कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो ये अपने को याद रखनी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो Kp डिक्रीज होगा, एंडो के लिए टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो Kp भी इंक्रीज होगा, इतना ही लॉजिक लगेगा बस। एक्सो के लिए इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, वैसे तो पूरी इक्वेशन ये है सोल्व करने की, बट अपने न्यूमेरिकल नहीं आते इसमें सोल्व करने की पूरी इक्वेशन तो ये, बट इतना ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। एक्सो के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा Kp की वैल्यू कम होगी, एंडो के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से Kp की वैल्यू इंक्रीज होगी, बस इतने लॉजिक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना। अब देखते हैं अपन, अब बच्चों इसने क्या दिया हुआ, Kp दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर T1 एंड T2, एज्यूमिंग दैट हीट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट एट टेम्परेचर रेंज T1 एंड T2, ऑब्जर्वेशन दैट एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रखी, मैंने क्या लिखवाया अभी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से होगा क्या, Kp की वैल्यू, Kp की बात चल रही है, Kp की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी, मतलब बाद वाला Kp क्या आ जाएगा का छोटा आ जाएगा, बाद वाला Kp क्या आ जाएगा ये वाला डिक्रीज आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो कौन सा आंसर आ गया, कौन सा आ गया फर्स्ट, तो आ रहा समझ में, एकदम सिंपल है ना। अब जैसे बच्चों को ये ग्राफ बनाते हैं, ये हम लोग ना ग्राफ बनाते हैं, ये वाली इक्वेशन थी ना, ऐसे ये ऊपर वाली इक्वेशन थी, इसने ये किस पे बना हुआ है, ये आप लोगों का सबका ही डाउट है, ये सबका डाउट, इसमें क्या होता है log K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू होता है डेल्टा H अपॉन 2.303 R1/T1 माइनस 1/T2, तो इससे रिलेटेड ग्राफ है, तो log K का और T का ग्राफ है ना, तो 1/T के रिस्पेक्ट में है ना, तो ये क्या है log में ग्राफ है ना से, ये बच्चों ना log Kp है, क्या है log Kp, और यहाँ पे T है, log Kp है और यहाँ पे क्या है T है। तो अब देखो ना भाई ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सो या एंडो था, ये है एंडो, ये क्या है एंडो। तो एंडो के लिए क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, एंडो के लिए क्या होता है
टेम्परेचर इंक्रीज करने पे Kp की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। Kp की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। Kp का इंक्रीज होना मतलब log Kp की वैल्यू भी इंक्रीज होना। और इसका प्रेशर क्या है, इसका प्रेशर है, इसका Kp क्या है, प्रेशर ऑफ CO2 की इक्वल है। इसका मतलब log प्रेशर ऑफ CO2 का भी इंक्रीज होना, ये बता रही समझ में। तो ग्राफ किस किस का बनाया उन्होंने, log प्रेशर ऑफ CO2 ना। अच्छा अब देखते हैं, टेम्परेचर का इंक्रीज होना मतलब 1/T का डिक्रीज होना। तो 1/T इंक्रीज हो रहा है, 1/T क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब T डिक्रीज हो रहा है। इसमें टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे ये क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो ये आंसर सही है। देखो ये कह रहा है 1/T का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, 1/T। तो 1/T इंक्रीज हो रही है साइड जाके, इसका मतलब T डिक्रीज हो रही है। T के डिक्रीज करने पे log Kp की वैल्यू क्या हो रही है, T के डिक्रीज करने पे log Kp की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। मतलब ये ग्राफ तो नहीं है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे इंक्रीज होना चाहिए ना। ये तो टेम्परेचर इस साइड क्या हो रहा है, वैसे तो इस साइड तो डिक्रीज हो रहा है, इस साइड टेम्परेचर क्या हो रहा है जवानों, इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि 1/T का ग्राफ, इस साइड टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, Kp भी इसी साइड इंक्रीज हो रहा है, तो सही ग्राफ है। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हो रहा है क्या। अच्छा ये ग्राफ सेम से क्या, अच्छा ये वाला सही ग्राफ। फिर क्या बच्चों ना, इसने एक्सोथर्मिक दे रखा है, ये पूछ रखा है, ये आइडिया लगाना अपने को ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इसने पूछा है कि भाई एक्सोथर्मिक का कौन सा ग्राफ है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है। एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होता है। ये देखो जेई मेंस में आवा ना क्वेश्चन करते हैं, तो 1/T इस साइड इंक्रीज हो रही है, 1/T इंक्रीज हो रही है, तो T तो इस साइड जाके इंक्रीज होगा ना। T किस साइड इंक्रीज होगा, लेफ्ट साइड। मतलब लेफ्ट साइड आने पे उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, राइट साइड जाने पे घटनी चाहिए। तो कौन सा सही आंसर है, जिसमें डिक्रीज हो, जिसमें क्या हो, डिक्रीज हो। तो कौन सा सही आंसर है, सी वाला हो गया ना जमानो, सी वाला हो गया ना, सी और डी दोनों, ये फर्स्ट आ रहा ना समझ में। अब बच्चों ने साइमल्टेनियस रिएक्शन है थोड़ी बहुत ना, हाँ साइमल्टेनियस में क्या होते हैं, पैरेलल इक्विलिब्रियम होते हैं। साइमल्टेनियस में क्या होते हैं, पैरेलल इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही ना, चलो थैंक यू, कर लोगे ना ये, ओके।